नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अगर हम मंगलवार के घटनाक्रम की बात करें, तो दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडी गठबंधन के लिहाज से भी मैं कहूंगा कि बहुत घटना प्रधान रहा है। राहुल गांधी एक रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफी बनाते हुए दिखाई दिए। कोल्ड कॉफी बना रहे थे एक रेस्टोरेंट में और सर्व कर रहे थे किसी को। उधर ममता बनर्जी, इसके अलावा अखिलेश यादव और शिवसेना, उद्धव की शिवसेना, इन तीन दलों ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया। यानी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। तीसरा घटनाक्रम, मोदी ऑलरेडी दिल्ली में 2 सभाएं कर चुके हैं और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या दिल्ली के मतदाताओं से संपर्क करने का किसी भी रूप में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई सभा की हो, किसी इलाके में गए हों, फुर्सत मिली है क्या अभी तक? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब जिनको आप आर्थिक सुधारों का मसीहा बताते हैं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी भले ही 92-93 साल की उम्र में मृत्यु हुई, देश 7 दिन का शोक मना रहा है और ऐसे समय आप नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम निकल जाते हैं, विदेश निकल जाते हैं। तो आप एक सीरियस नेता हैं या नहीं हैं? और ऐसे में तो ये सवाल और भी गहरा हो गया है, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। तो ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जो आपके दायित्व बनते हैं और जो गंभीरता नेता प्रतिपक्ष में होती है, जिसको आम तौर पर अभी तक वेटिंग इन पीएम का नाम दिया गया है, उसके अनुरूप आप आचरण कर रहे हैं, आप व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग क्या आपके प्रति, आपके कारनामों के प्रति, आपके कामों के प्रति संजीदगी से आप पर भरोसा कर रहे हैं? इन सब का जवाब है नहीं। राहुल गांधी रेस्टोरेंट में कॉफी बना रहे हैं, वियतनाम की यात्रा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले 2-2 रैलियां कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं और उनमें से एक तो सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली के लिए उन्होंने करीब 4,500 करोड़ की योजनाओं, परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया है या शिलान्यास किया है, जिनमें जो आपकी नमो भारत है, वो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक जो रवाना की गई है, वो कार्यक्रम भी शामिल था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब से ठीक 1 महीना बाद नतीजे आ चुके होंगे। ये पता चल चुका होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसको कितनी सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित अभी 1 सप्ताह पहले तक काफी वोकल दिखाई दे रहे थे और संदीप दीक्षित को चूंकि कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है,
इसलिए ये माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2020 वाली गलती नहीं करेगी। 2020 में क्या हुआ था? सब 70 के 70 कैंडिडेट को टिकट बांट दिए गए थे। सबने नॉमिनेशन दाखिल कर दिए थे और सब चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक रोड शो भी किया था। छोटा सा था, लेकिन एक रोड शो भी कर दिया था और उसके बाद अचानक इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। यानी उस छोटे से रोड शो के बाद दोनों भाई बहन दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आए ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर 4.3% रह गया। जिस कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली में 40% से अधिक वोट शेयर था और जिसने लगातार 3 बार शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, वो अगर 2020 के चुनाव में 4.3% पर आ गई और लगातार 2 चुनाव में उसको शून्य मिला। 2015 में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, 2020 में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला। ऐसे में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को जब नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और आतिशी मारलेना के खिलाफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को प्रत्याशी बनाया, तो लोगों को लगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ने के बारे में मैदान में उतर आई है। और अजय माकन ने फर्जीवाल बताया और अरविंद केजरीवाल को, शीश महल का मसला उठाया। संदीप दीक्षित ने भी आक्रमण किया। अलका लांबा के भी वैसे ही बयान और वैसे ही तेवर दिखाई दे रहे थे। इस बीच ऐसा क्या घटा कि अचानक मीडिया में सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता अचानक पर्दे के पीछे क्यों चले गए? संदीप दीक्षित और अजय माकन और अलका लांबा भी खामोश सी क्यों दिखाई दे रही है? क्या 2020 वाली गलती फिर से करने का, यानी आत्महत्या करने का फैसला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर चुके हैं? राहुल गांधी राजनीति को बहुत नॉन सीरियस तरीके से लेते रहे हैं अभी तक। उनके सामने उदाहरण है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, भारतीय जनता पार्टी की दूसरे पात की लीडरशिप का और अलग-अलग राज्यों में जो इन्होंने अपनी लीडरशिप खड़ी की है उसका। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर थे, उनके बाद नायब सिंह सैनी को एक तरीके से उन्होंने लीडर के तौर पर स्थापित किया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लीडर के तौर पर आगे किया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, उत्तराखंड में धामी हो, अलग-अलग राज्यों में आप देखिए तो इन्होंने लीडरशिप स्थापित कर दी है। क्या कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को कोई चिंता है कि अलग-अलग राज्यों में अपनी लीडरशिप तैयार की जाए? 2020 के जब चुनाव नतीजे आए थे, तो आप जरा गूगल करके देखिएगा, वीरप्पा मोइली का एक बयान आया था। जब कांग्रेस को केवल 4.3% वोट मिला था पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में, उनका एक बयान आया था और खाता भी नहीं खुला था। उन्होंने कहा था कि लोगों ने कांग्रेस को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है।
मेरा कहना ये है मोइली साहब कि कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने ही कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना बंद कर रखा है। वरना राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जो उन्होंने अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से रसातल में उतार दिया है, उसको खत्म कर दिया है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर आपका जो सबसे सुप्रीम कमांडर है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भूल जाइए कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे ही कठपुतली हैं जैसे मनमोहन सिंह थे। तो उनकी लीडरशिप को लेकर के ना तो जिन्होंने उनको बनाया है वो गंभीर हैं, ना कांग्रेस पार्टी के दूसरे पदाधिकारी और वर्कर गंभीर हैं। और चूंकि कर्नाटक से आते हैं, इसलिए उत्तर भारत के मतदाता मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के किसी तरह की उम्मीद रखते हैं या उन पर भरोसा जताते हैं या उनकी लीडरशिप में कोई करिश्माई नेतृत्व देख रहे हों, ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी, उनको लगता है कि कभी ना कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब नरेंद्र मोदी कोई गलती करेंगे या कोई ऐसा मुद्दा अचानक सामने आएगा जिससे इनकी लोकप्रियता का ग्राफ एकदम नीचे चला जाएगा। एक शून्यता मतदाताओं के सामने होगी और तब विकल्प के तौर पर वो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को चुन लेंगे। लेकिन हमने देखा है गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल 13.5 साल का, और अब 2014 से देश और दुनिया देख रही है उनकी लीडरशिप को, उनकी क्वालिटीज को। नरेंद्र मोदी से कोई गलती होती नहीं है, और अगर हो भी जाती है कोई छोटी-मोटी, तो वो उसको सुधारने में भी अपना पूरा जो भी उनके पास कौशल है, दिमाग है, उसको लगा देते हैं, उससे उबर आते हैं। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण तो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव ही है, जब भारतीय जनता पार्टी से एक गलती हुई, अब की बार 400 पार। लेकिन लोगों को ये नहीं समझा पाई कि अब की बार 400 पार चाहिए क्यों? इन्होंने दुष्प्रचार किया कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके, संविधान को उठा करके खूंटी पे टांग सकें और अपनी मनमानी कर सकें, और लोग बहकावे में आ गए। इन्होंने बहका दिया कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। तो देश की जनता में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो आसानी से इस तरह के उकसावे और बहकावे में आ जाता है। वो हुआ, लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव में 25 थी, 29 हो गई हैं। झारखंड में भी उसकी सीटें बढ़ गई हैं। इन 2 राज्यों में सत्ता में नहीं आई, वो ठीक है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में वो सत्ता में आ गई और धमाकेदार तरीके से सत्ता में आई है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अहम स्टेट नहीं है जितना मीडिया में आमतौर पर प्रचारित किया जाता है। अकेले भारतीय जनता पार्टी की ही इस समय 14 राज्यों में सरकारें हैं, इंडिपेंडेंटली 14 मुख्यमंत्री हैं, और 7 राज्यों में एनडीए के सहयोगी दलों की सरकारें हैं। इनमें से कुछ में भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार है, यानी सरकार में शामिल है। तो 21 राज्य हो गए, और 22वां राज्य लद्दाख है जो केंद्र के अधीन है, तो 22 राज्य हो गए 36 में से। उस लिहाज से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नुमा अर्ध राज्य दिल्ली उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली से उसको 2014, 2019, 2024 तीनों में 7 लोकसभा सीटें मिली हैं। विधानसभा दिल्ली के पास नहीं है, भाजपा के पास नहीं है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कम
और दिल्ली की जनता को अधिक हुआ है। क्योंकि अगर विधानसभा उनके पास होती, यानी सरकार उनकी होती, तो दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होता। यहाँ विकास के काम बहुत सारे हो चुके होते। तो एक घटना जो मैं जिक्र कर रहा था मंगलवार को, कि राहुल गांधी कितनी नॉन सीरियस राजनीति करते हैं। वो दिल्ली के चुनाव की योजनाएं बनाने के बजाय, दिल्ली की जो लीडरशिप है उसके साथ बैठ करके माथापच्ची करने के बजाय, अपनी रणनीति बनाने के बजाय, और जो जनाधार खो दिया है उसको वापस पाने के बजाय, रेस्टोरेंट में जाकर के कोल्ड कॉफी बना रहे हैं और उसको कैमरों पर शूट करवा रहे हैं और उसको जारी भी कर रहे हैं। इससे कितने वोट मिल जाएंगे राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को? दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2020 में पता है क्यों इन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया था आखिरी टाइम पर, और सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच में क्यों होने दी? क्योंकि इनको लगता था कि अगर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ी तो मुस्लिम और कुछ दूसरे वर्ग के मतदाताओं में विभाजन हो जाएगा, आम आदमी पार्टी भी जीत नहीं पाएगी, कांग्रेस पार्टी के तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में ना आ जाए दिल्ली की। तो क्या बाकी राज्यों में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को रोक पा रहे हैं? और अगर आप घर फूंक तमाशा देखने के आदी हैं, यानी बार बार आत्महत्या करने का आपको शौक है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये जो राहुल गांधी कहते रहते हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस जो है सजाए बैठी है, इस मोहब्बत की दुकान में कुछ बचेगा नहीं। ग्राहक तो वैसे भी आने बंद हो चुके हैं। और पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में, अगर आपको 0 सीटें मिली थी और 4.3% वोट शेयर रह गया था, तो ये एक मौका था इनके पास जब ये थोड़ा सीरियसनेस दिखा करके, दम लगा करके, आम आदमी पार्टी आती है या भारतीय जनता पार्टी आती है इसकी चिंता ना करते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदा रहती है कि नहीं रहती है, अगर ये सोच करके कांग्रेस पार्टी गंभीरता से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ती, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से वो रिवाइव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी गायब, प्रियंका गांधी गायब, मल्लिकार्जुन खड़गे गायब, इनकी दूसरे नंबर की लीडरशिप गायब, और जो थोड़ा बहुत मीडिया में दिखाई दे रहे थे संदीप दीक्षित, अजय माकन और अलका लांबा, वो भी लगभग गायब। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि आज जो दूसरी घटना हुई जिसका मैंने उल्लेख किया कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन दे दिया है दिल्ली में। हालांकि तीनों का ही दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, कोई इनके समर्थक मतदाता भी नहीं है। लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि इन तीनों ने अरविंद केजरीवाल को तरजीह दी है, राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को नहीं दी है। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। और एक झटका दिया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि साहब, लोकसभा चुनाव तक ही इंडी गठबंधन काम कर रहा था, लोकसभा चुनाव खत्म, इंडी गठबंधन खत्म। तो तेजस्वी यादव ने एक और झटका दे दिया इनको बिहार में। क्यों दिया? क्योंकि लालू यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी ये लगता है, उनके सलाहकारों को भी ये लगता है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें ना दी गई होती चुनाव लड़ने के लिए, तो आरजेडी अपने दम पर वामपंथियों के साथ मिलकर के सरकार में आ सकती थी। या कांग्रेस को भी अगर साथ रख करके लड़ना था
तो उसको 70 सीटें तो लड़ने के लिए देनी ही नहीं चाहिए थी। उसको 35-40 सीटों से अधिक नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर उतनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती, तो वो सत्ता में आ जाती, क्योंकि बहुमत के लिए बस कुछ ही सीटों का तो फासला रह गया था। उतनी अगर वो सीटें ले आती अपने दम पर, तो फिर वो सत्ता में अपनी सरकार बना सकती थी। तेजस्वी यादव का जो बयान है, ये एक तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को उसकी जगह दिखाने के के लिए माना जा रहा है कि आपकी हैसियत अब ये रह गई है। तो आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़े, कई राज्यों में साथ मिलकर के नहीं लड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी 3 पर लड़ रही थी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, 1 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। गुजरात में 26 में से 2 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ रही थी, 24 पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। लेकिन पंजाब में 13 की 13 सीटों पर अरविंद केजरीवाल भी मैदान में थे, कांग्रेस भी मैदान में थी। और उसी समय अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया था कि विधानसभा चुनाव तो वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। और वो जो एक घटनाक्रम हुआ था, उसको भी ना भूले, जब कीर्ति आजाद ने कहा था कि अगर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन को नहीं चला पा रहे हैं, तो कलकत्ता से ममता बनर्जी ही उसको लीड कर लेंगी। तो उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने भी उसका समर्थन कर दिया कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। शरद पवार ने कह दिया। अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी कह ही चुके थे। और उसके बाद कई दूसरे दलों ने भी कहना शुरू कर दिया था। उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया था, तब भी आया था, आज भी आया है। उन्होंने कहा है कि क्या इंडी अलायंस गठबंधन अस्तित्व में है? अगर अस्तित्व में है तो लोकसभा चुनाव के बाद अब तक एक भी बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है? और ईवीएम के मुद्दे पर भी उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बनर्जी दोनों के बयान ऐसे आए थे जिसमें कहा गया था कि हारने के बाद जो कांग्रेस पार्टी सियापा करती है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम को हैक कर लिया गया, यानी वायनाड में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जीत रही हैं तो ईवीएम ठीक है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। इनकी हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हारते हैं तो ईवीएम के चरित्र में खोट है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था, अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि ईवीएम में अगर खोट है तो आप चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? तो ये परसेप्शन बनाना बंद करिए, ये गलत प्रचार करना बंद करिए। और अब तो दिल्ली के चुनाव को, क्योंकि राहुल गांधी भी सीरियसली कहाँ ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी सीरियसली कहाँ ले रही है, इसलिए इंडी गठबंधन ने भी कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है। और मेरे पास तो सूचना ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने 4-5 दिन पहले बैठ कर के जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उनके नेताओं को फ़ोन कॉल किए थे और ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ दिल्ली में इसी तरह की बयानबाजी करती रही, शीश महल को लेकर के, उनको लेकर के, केजरीवाल को फर्जीवाल बता रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को इस बार दिल्ली में भी रोका नहीं जा सकेगा। और उसके बाद से बताते हैं कि एक प्रेशर था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर, कि वो सीरियसली चुनाव ना लड़े, दम ना लगाए। इसलिए राहुल गांधी भी गायब हैं, प्रियंका भी गायब है, खड़गे भी गायब हैं और अब तो मीडिया से संदीप दीक्षित, अजय माकन और अलका लांबा भी गायब हैं। आज संदीप दीक्षित का एक बयान जरूर आया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या शिवसेना के अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के मायने क्या हैं? इन तीनों ही दलों का दिल्ली में क्या है? इसके अलावा इधर वो भी खामोश दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में आत्महत्या करने का ही फैसला कर लिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।